गाजा में हमास कर्मचारियों की सैलरी मिलती है वक्त पर, जो कि जंग के दौरान भी नहीं रुकती सैलरी। 10 हफ्ते में लाखों डॉलर बढ़ी सैलरी। गाजा में राहत लेकर आए ट्रक पलटे, 20 लोगों की मौत। हिजबुल्ला और लेबनान की सरकार में भारी टकराव। नॉर्वे देश ने कहा $2 ट्रिलियन का सबसे बड़ा फंड इजरायली कंपनी से हटेगा, लगेगा इजराइल को बड़ा झटका। इंडोनेशिया एक वीरान टापू पर बनाएगा अस्पताल। गाजा के लोगों के लिए इंडोनेशिया बनाएगा वीरान टापू पर अस्पताल, जहां होगा गाजा के जख्मी लोगों का इलाज। गाजा में एक बाप की जुबानी जो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए दर बदर भटक रहा है, उसकी जुबानी भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी खबरें, दुनिया भर की खबरें जो है वो देंगे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। हाय दोस्तों, मैं हूं शहाबुद्दीन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल, हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम देते हैं आपको दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें, मुख्य खबरें। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली खबर है गाजा को लेकर। गाजा में भूख, बमबारी और तबाही के बीच एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम चल रहा है जो 10 हफ्ते में लाखों डॉलर बांटता है। आखिर कैसे है ये? इजराइल की निगरानी में जो बैंकिंग सिस्टम तबाह कर दिया गया था हमास का, फिर भी हजारों लोगों को जो है मिलती है नकद सैलरी। कौन दे रहा है ये सैलरी? पैसा आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या, आखिर पूरी रिपोर्ट क्या है। दरअसल जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से गाजा में जंग चल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमास अभी भी 30,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दे रहा है वक्त पर। हर 10 हफ्ते में करीब $70 लाख नकद में बांटे जाते हैं, लेकिन ये पैसा आता कहां से है? दरअसल क्या होता है कि कर्मचारियों को एक इनक्रिप्टेड मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है एक दोस्त से चाय पर मिलो। शायद ये सीक्रेट उनका कोडवर्ड हो सकता है, सीक्रेट कोड हो सकता है। ऐसा मैसेज करके वो सीक्रेट अपना रखते होंगे कोई। ये दोस्त एक सीक्रेट जगह पर जाता है, जिसको मैसेज आता है वो एक सीक्रेट जगह पर जाता है, किसी बाजार या गली या फिर खंडर में, वहां पर आता है, वहां मिलता है। वहां पर उसको एक अजनबी शख्स आता है, अजनबी इंसान आता है, वो चुपचाप एक बंद लिफाफा पकड़ाता है और फिर गायब हो जाता है, चला जाता है। लेकिन खतरा बहुत बड़ा होता है इसमें। इजरायली सेना इन जगहों को निशाना बनाती है। कई कर्मचारी हमले में मारे भी जा चुके हैं, जैसे कि कई कर्मचारी आए हैं लिफाफा देने के लिए और वो मारे भी जा चुके हैं। एक टीचर आला जो है, उन्होंने बीबीसी को बताया है उसे 1000 शेकल मिले, लेकिन सारे नोट इतने फटे, इतने पुराने थे कि दुकानदारों ने लेने से भी मना कर दिया था। और गाजा में हालात ऐसे हैं कि 1 किलो आटा भी अब $80 तक का बिक रहा है गाजा के अंदर। दोस्तों मार्च में इजराइल ने हमास का जो फाइनेंस सिस्टम है, जो फाइनेंस चीफ है, तो फाइनेंस चीफ जो है इस्माइल बरहूम, उनको मार दिया था मार्च में ही। फिर भी सैलरी कैसे चल रही है गाजा की? रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमास ने जंग से पहले टनल्स जो हैं, टनल्स में $700 मिलियन कैश छुपा लिया था। याहिया सिनवार जो थे हमास के लीडर, उन्होंने याहिया सिनवार के आदेश पर ये कैश छुपा लिया गया था। आपके हिसाब से क्या ये सिस्टम हमास की ताकत दिखाता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों ये थी पहली खबर। अब बढ़ते दूसरी खबर की तरफ जो आ रही है गाजा को लेकर। भूख से तड़पते लोग और फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसी एक तो ऑलरेडी उनके बेचारे पर बहुत दुखों के पहाड़ टूटे हुए हैं, फिर एक और हादसा वहां पर हो गया। हुआ क्या कि वहां पर जो है गाजा में राहत लेकर आई ट्रक, जो ट्रक राहत लेकर आते हैं, ट्रक के अंदर सामान भर के आता है गाजा के लोगों के लिए, तो वो ट्रक जो है पलट गए। उसकी वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, 20 लोगों की जान चली गई और 30 लोग लगभग उसमें घायल भी हो गए। क्योंकि मंगलवार की शाम जो है, मंगल की शाम को गाजा के एक इलाके में 4 ट्रक पलट गए और 20 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग उसमें घायल भी हो गए। ये ट्रक जो है राहत सामग्री लेकर आ रहे थे गाजा के भूखे बच्चों के लिए, गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री, खाने पीने का सामान उसके अंदर था। कुछ बच्चों की दवाइयां भी, कुछ बच्चों का खाने पीने का और भी सामान था, वो सब चीजें उसके अंदर थी। तो वो उस सामान को लेकर आ रहे थे। जैसे ही ट्रक पहुंचे तो भूख से परेशान लोग उस पर टूट पड़े, उन ट्रकों पर टूट पड़े, और जैसे ही ट्रकों पर वो चढ़े तो ट्रक जो है पलट गया। इतनी थी कि ट्रक जो है संभाल नहीं पाया तो ट्रक पलट गया। ये इलाका इजरायली सेना के कंट्रोल में आता है, जहां पर ट्रक पलटे हैं ये इलाका जो है इजरायली सेना के कंट्रोल में आता है। और यहाँ की सड़कें की हालत बेहद ही खराब है, बहुत ही खराब सड़कें हैं यहाँ पर। हमास के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमास ने बताया कि लोग हफ्तों से इंतजार कर रहे थे वहां पर मदद का, और जैसे ही ट्रक आए वो सब बेकाबू हो गए, भीड़ बेकाबू हो गई। गाजा में इसी तरीके के हालात आम हो चुके हैं, जैसे ये हालात चल रहे हैं ये गाजा के अंदर आम हो चुके हैं इस टाइम पे। कई बार ट्रक लूटे भी जाते हैं रास्तों में, कुछ पलट जाते हैं, वैसे ही इतनी कम मदद पहुंच रही है गाजा के अंदर, और कुछ लूट लिए जाते हैं, कुछ जो पलट जाते हैं, खराब हो जाता है सामान।
तो और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बेचारे गाजा के लोगों को। इसी बीच फाओ जो है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो है, उसकी रिपोर्ट कहती है, उसकी रिपोर्ट आई है कि गाजा में अब खेती के लायक भी जमीन नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मतलब 1.5% बची है, 1.5% हिस्सा खेती लायक बचा है, यानी पूरा इलाका भूखमरी की कगार पर है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है लेबनान को लेकर, लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर। दोस्तों, लेबनान की सरकार ने कहा है हथियार सिर्फ सेना के पास होंगे और किसी के पास नहीं होंगे पूरे लेबनान के अंदर। तो हिजबुल्लाह ने इस पर कहा है कि ये गुनाह है। क्या लेबनान फिर से सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं? लेबनान के अंदर सिविल वॉर होने की आशंका जताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा जो है रिपोर्ट क्या है। दरअसल लेबनान सरकार ने लिया है अब एक बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि अब देश में हथियार सिर्फ सेना के पास होंगे, कोई निजी समूह या मिलिशिया नहीं रख सकता हथियारों को। लेकिन इस पर सबसे बड़ा झटका हिजबुल्लाह को लगा है, क्योंकि वो हथियार, उनकी जो हिजबुल्लाह की जो आर्मी है वो अपने पास हथियार रखते हैं। बुधवार को उन्होंने साफ कह दिया कि हम फैसले को मानने नहीं देते। हिजबुल्लाह ने जो साफ कहा कि हम फैसले को मानने नहीं देंगे, ये गंभीर गुनाह है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये सब अमेरिका के दबाव में आकर जो है लेबनान की सरकार कर रही है। अमेरिका इन पर दबाव डाल रहा है लेबनान की सरकार पर, तब ये लोग कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने यह भी कहा जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे हम अपने हथियारों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने प्लान दिया है या फिर एक मान सकते हैं ऑफर भी दिया है, अगर हिजबुल्लाह अपने हथियार डालता है, अमेरिका ने बोला अगर हिजबुल्लाह अपने हथियार डालता है तो इजराइल द्वारा जो कब्जा करे हुए 5 इलाके हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। जो लेबनान के अंदर इजराइल द्वारा जो 5 इलाके कब्जा किए हुए हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, उनको वहां से कब्जा हटा लिया जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासम जो है उन्होंने कहा है जब तक इजराइल सीजफायर तोड़ता रहेगा, सीजफायर का उल्लंघन करता रहेगा, हम हथियार छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह भले ही कमजोर पड़ा है लेकिन आज भी लेबनान के शिया समुदाय में उसका गहरा प्रभाव है, गहरा असर है। अगर हथियार छीनने की कोशिश की गई तो देश एक बार फिर 1975 की तरह सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, सिविल वॉर की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा, ये टकराव और बढ़ेगा या फिर वहां पर सिविल वॉर होने के चांसेस हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, आपको क्या लगता है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, तो है नॉर्वे को लेकर, नॉर्वे और इजराइल के बीच की जो ये खबर है। क्या अब दुनिया धीरे धीरे इजराइल से अपना मुंह मोड़ रही है? वहीं एक और खबर आ रही है नॉर्वे से। नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड यानी सरकार का बचत खाता, जो फंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फंड इसको माना जाता है, नॉर्वे का जो फंड है, नॉर्वे ने वो इजरायली कंपनियों में जो पैसा लगाया हुआ है उसको वो निकालने की सोच रहा है। नॉर्वे जो इजरायली कंपनियों में उसके अंदर पैसा लगाया हुआ है, इजरायली कंपनियों के अंदर, वो उसको निकालने की सोच रहा है नॉर्वे। नॉर्वे के मशहूर अखबार जो है उसमें जो है डेडलाइन छपी, उसमें जो रिपोर्ट छपी, जो आफ्टन पोस्टन एक अखबार है, उसने अपनी रिपोर्ट में छापा, उसने खुलासा किया कि इस फंड ने एक इजरायली कंपनी एक्सएमएस इंजन लिमिटेड जो कंपनी है उसमें निवेश किया। और ये वही कंपनी है जो इजराइल फाइटर जेट्स हैं उनके लिए पार्ट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल गाजा में हो रहे हमलों में किया जाता है और वहां पर बच्चों को मारा जाता है उन फाइटर जेट्स के जरिए। तो नॉर्वे ने इस पर रोक लगाने की बात कही है। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं जोन्स गेहर स्टेयर, उन्होंने खुद कहा है कि इस निवेश की खबर सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। जब उन्होंने खबर सुनी, जब अपने अखबार में खबर पढ़ी तो उनको बहुत बेचैनी हुई। उन्होंने खुद बोला ये बात कि वेस्ट बैंक के कब्जे या गाजा युद्ध में मदद कर रही इन्हें फंड से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाए, बाहर किया जाए। जो भी उन्होंने कहा कि जो भी हमारा जो पैसा है गाजा पे हो रहे जुल्म में अगर अपना हिस्सा दे रहा है तो उस पैसे को हम निकाल लेंगे। नॉर्वे पहला देश नहीं है, दुनिया भर में पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है। अब सवाल ये है कि बाकी देश भी इजराइल से दूरी बनाना शुरू करेंगे। आपके हिसाब से क्या आर्थिक दबाव इजराइल पर पड़ेगा, या आर्थिक दबाव की वजह से इजराइल जो युद्ध रोकेगा? तो ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी हम आपके सामने खबर जरूर रखेंगे। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो आ रही है इंडोनेशिया को लेकर। इंडोनेशिया ने गाजा के लिए क्या किया? इंडोनेशिया ने दुनिया को चौंका दिया दोस्तों। अब गालंग आइलैंड जो है उस पर एक विशेष मेडिकल फैसिलिटी बनाई जा रही है इंडोनेशिया के द्वारा, जहां गाजा से 2000 घायल लोग इलाज के लिए लाए जाएंगे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता हसन नजवी जो है उन्होंने बताया है कि ये लोग युद्ध में घायल हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हैं, हम इन्हें सिर्फ इलाज के लिए लाएंगे, कोई स्थायी बसावट नहीं है, मतलब कोई स्थायी नहीं इनको बसाया जाएगा यहाँ पर। अब गालंग द्वीप पर एक अस्थायी मरीजों के परिवार वालों के लिए भी कुछ समय रुकने का ठिकाना बनाया जाएगा। वहीं पर जैसे जब मरीज जाएंगे तो उनके जो साथ वाले जाएंगे उनके लिए भी कुछ ठिकाना बनाया जाएगा वहीं पर द्वीप पर।
दिलचस्प बात यह है कि ये वही गालंग द्वीप है जहां पर 1970 से लेकर 1996 के बीच वियतनाम, जो जंग हुई थी वियतनाम की बाढ़ हुई थी, तो उसके 2.5 लाख शरणार्थी यूएन के कैंप में रहते थे। यूएन ने यहाँ पर कैंप बनाए थे, तो 2.5 लाख लोग यहाँ पर रहते थे। मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया लगातार गाजा को राहत भेज रहा है। जो इंडोनेशिया है लगातार गाजा को राहत भेज रहा है, और अब ये कदम दुनिया को दिखा रहा है कि इंसानियत सरहदों से ऊपर होती है। आपके अनुसार क्या दुनिया को ऐसी मेडिकल ह्यूमन कॉरिडोर खोलने चाहिए या नहीं? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखें। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है गाजा को लेकर। एक पिता की जुबानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसने अपने 5 साल के बेटे को भूख से खो दिया। एक बाप की जुबानी है ये। अब बाकी बच्चों को बचाने के लिए दर बदर भटक रहा है। गाजा में रोटी नहीं है, रोटी तो छोड़े नमक तक की भी एक डेली नहीं बची। कहानी है इब्राहिम अल नजार की, जो गाजा के एक पूर्व टैक्सी ड्राइवर हैं, जो पहले टैक्सी चलाते थे, जिसने मार्च 2024 में अपने 5 साल के बेटे नईम को कुपोषण से खो दिया था, खाना न मिलने की वजह से खो दिया था। आज 1 साल के बाद भी वो अपने बेटे के मेडिकल सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर फूट कर रोते हैं, लेकिन रुकने का समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं ये समय रुकने का नहीं है, अगर मैं रुका तो बाकी बच्चों को भी भूख से बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा इस युद्ध से पहले हम 3 टाइम खाना खाते थे, भर पेट खाते थे, और अब हालात ऐसे हैं कि ब्रेड ना तो हमको ब्रेड चावल सब्जी तो दूर की बात, एक नमक तक नसीब नहीं हो रहा। ये सब हमारे लिए सपना है। वहीं इब्राहिम अल नज्जार की वाइफ कहती है कि कसम से घर में नमक का एक भी दाना नहीं है। लोग गाजा की बातें करते हैं, आओ देखो गाजा के बच्चों की मौत, हम जी नहीं रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। दुनिया गाजा की तस्वीरों को देखकर इग्नोर कर देती है, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन वहां हर दिन कोई बाप अपने बच्चे को खो रहा है, या कोई बच्चा अपने बाप को खो रहा है। भूख से दम तोड़ते देखे जा रहे हैं वहां पर बच्चे। क्या ये इंसानियत है दोस्तों? खामोश रहना भी एक गुनाह है, तो अपनी आवाज को उठाएं, मजलूमों के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। दोस्तों ये हमने आपको बताई आज की कुछ बड़ी खबरें, जो हाल फिलहाल की अपडेट खबरें थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबर हम आपके सामने लाकर रखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको मिलते हैं कल फिर नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।